नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत की 13वीं वीडियो में 13th पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं और यहाँ पे बेसिकली उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात होगी दोस्तों जो कि 1956 के बाद बनी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था 1956 में, उसमें 14 स्टेट्स बनी थी, 6 यूनियन टेरिटरीज थी। यूनियन टेरिटरीज में आपकी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स थे वो थे, लक्षद्वीप आइलैंड्स का उस समय पे नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, बाद में इसको लक्षद्वीप आइलैंड किया गया। स्टेट्स में आपके आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जे-एंड-के, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल थे। लेकिन अब भी हमारा जो पॉलिटिकल मैप है वो चेंज होगा। 1956 के बाद भी बहुत सारे एजिटेशंस होंगे, पॉलिटिकल कंडीशंस बदलेगी, जिनके चलते हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी बदलेगी, इंटरनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर 6th एडिशन ना खरीदी हो तो खरीद के अपने पास रख लें और वीडियो पर लाइक का बटन दबा दें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 1960 में बॉम्बे स्टेट की बाइफर्केशन की। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के बाद एक बॉम्बे स्टेट बना था। उस बॉम्बे स्टेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। उसके लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? तो पास किया गया बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। अगर आपके सामने किताब है 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत, तो जो नोट्स एंड रेफरेंसेस वाला जो कॉलम होता है जो कि एंड में आएगा, उसको भी आप देखते चलिए। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के थ्रू क्या किया गया भाई, स्टेट ऑफ बॉम्बे को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक तो हो गया आपका महाराष्ट्र, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है दोस्तों, दिस वाज फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, और दूसरा गुजरात, दिस वाज फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो गुजरात बनेगा वो 15th स्टेट बनेगा इंडियन यूनियन का। तो यहां पे आप देख रहे हो 1956 के बाद का जो बाइफर्केशन हुआ वो भी लैंग्वेज के आधार पर हुआ। फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा नागर हवेली की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, आपको ये मैप नजर आ रहा है। इस मैप में आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे आपको दादरा नागर हवेली नजर आ रही है और दमन एंड दीव 2 जगह नजर आ रहा है। ये गल्फ ऑफ खंबात के इस तरीके पे इस जगह पे एक पॉइंट है और इस जगह पे एक पॉइंट है। यहां पे देख लेते हैं दमन एंड दीव भी आपको बता रहा हूं। अगर आप इस मैप में देखेंगे, तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, ये तीसरे नंबर का पॉइंट और ये दूसरे नंबर का पॉइंट। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट है आपका दमन, यहां पे ये आपको दिख रहा है दमन, और दूसरे नंबर का पॉइंट है दीव, ये आपको दिख रहा है दीव। और ये जो पहले नंबर का पॉइंट है घूमा हुआ, ये बड़ा सा जो नक्शा आपको यहां पे नजर आ रहा है 1 में, इसमें ये है आपका दादरा एंड नागर हवेली। तो पहले बात करते हैं दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा एंड नागर हवेली पे कंट्रोल था पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज का कंट्रोल रहा 1954 तक। एंड में 1954 में पोर्तुगीज यहां से निकल गए। बाद में वहां के लोगों ने अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटर चुना। वो एडमिनिस्ट्रेटर 1961 तक वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। हालांकि 1954 के बाद ही भारत सरकार का पूरी तरीके से राज हो गया था दादरा एंड नागर हवेली में। भारत सरकार के ही नियम कानून चलते थे, बस एडमिनिस्ट्रेटर वहां का लोगों ने खुद चुना था। और बाद में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास किया गया 1961 में, इसके थ्रू दादरा और नागर हवेली को हमारी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो देखिए, ये वो हिस्सा है दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है आपकी लक्ष्मीकांत की, यहां पे ज्यादा एनालिटिकल बातें आपको समझा नहीं रहा हूं। कुछ जगहों पे एनालिटिकल बातें होंगी, कुछ जगहों पे सीधे फैक्ट्स होंगे। इस वीडियो में ज्यादातर आपके सामने फैक्ट ही आने वाले हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि सर वीडियो लंबी करिए, देखिए वीडियो ज्यादा लंबी करने का कोई फायदा है नहीं, ज्यादा बनाने का है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दिन आपको स्पेक्ट्रम की या लक्ष्मीकांत की तो एक वीडियो मिल ही जाए। एनसीईआरटीज भी लगातार अपलोड हो ही रही है, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है दोस्तों उतना मैं अपलोड कर रहा हूं। प्लीज थोड़ा आप भी बेयर करिए, अब एग्जाम्स दूर हैं। 2021 यूपीएससी के साथ तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है 4 अक्टूबर को, इससे पहले बहुत सारी चीजें अपलोड कर दूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों गोवा, दमन एंड दीव की। मैप में आपको यहां पे नजर आ रहा है गोवा, और दमन एंड दीव इधर मैं आपको दिखा ही चुका हूं। आपके पास अगर कोई दूसरा मैप है तो वहां पे आप बड़ा करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए ये और ये, तो इस जगह पे जो पॉइंट पड़ रहा है वो है ये 2 वाला पॉइंट, जो कि है आपका दीव। तो यहां पे है, इस जगह पे है दीव, और दादरा नागर हवेली के बगल में है दमन। तो ये दमन एंड दीव है। अब दमन एंड दीव पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, हालांकि आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से कितनी दूर है। अब तो देखिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव हो गई है। यानी पहले दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अभी के लिए दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। ओके, ये लक्ष्मीकांत 6th एडिशन में शायद अपडेट नहीं हुआ है, जो मेरे पास है उसमें अपडेट नहीं हुआ, बट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, गोवा की बात कर लीजिए, चाहे दमन एंड दीव की बात कर लीजिए, इसको हमने एक्वायर किया था पोर्तुगीज से, और पोर्तुगीज से एक्वायर किया था 1961 में एक पुलिस एक्शन के थ्रू। पोर्तुगीज जल्दी इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि
इसी तरीके से वहां से उनको भगाया और गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया किसके थ्रू? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। तो 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के थ्रू गोवा और दमन एंड दीव को हमारी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बाद में दोस्तों 1987 में क्या हुआ? तो 1987 में आया गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या हुआ कि दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओके, क्लियर है? तो गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के थ्रू पहले क्या था कि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव था। उस यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव में से गोवा को निकाल के बना दिया गया एक स्टेट, जो कि बन गया इंडिया का 25वां स्टेट, और दमन एंड दीव बच गई एक यूनियन टेरिटरी। आज की डेट में 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुदुचेरी की। पुदुचेरी में कौन सी पावर का राज था? तो भाई पुदुचेरी में राज था फ्रेंच का, फ्रेंच पावर थी वहां पे। अब पुदुचेरी 3 अलग अलग स्टेट्स में है दोस्तों। पुदुचेरी में कौन कौन सी जगह आ जाएंगी? एक तो आपका पुदुचेरी आ गया, यहां पे दिख रहा है आपको, एक आ गया कराईकल, एक आ गया यनम, एक आ गया माहे। आपको नजर आ रहा है ये पुदुचेरी और कराईकल है आपका तमिलनाडु में, ये जो यनम है ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और ये जो माहे है ये है आपका केरला में। तो इनफैक्ट ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी है ये 4 जगहों पे है, और ये 4 जगह है 3 अलग अलग स्टेट्स में। ये चीज आपको समझ में आ गई। फ्रेंच से हमने ये टेरिटरी कब ली? तो फ्रांस ने ये टेरिटरी हमको दे दी 1954 में, और 1962 तक इस टेरिटरी को रूल किया हमने एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। और एक्वायर्ड टेरिटरी हमारे यहाँ पे एक्वायर्ड टेरिटरी हो सकती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल हुआ था उसी समय पे लिखा गया था भाई कि इंडिया के पास अपनी एक्वायर्ड टेरिटरीज हो सकती हैं। इस एक्वायर्ड टेरिटरी को प्रॉपर स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी का किसके थ्रू? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो भैया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और यूनियन टेरिटरी का प्रॉपर स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी को। ठीक है, तो पहले फ्रांस के पास थी, 1954 में फ्रांस से छुटकारा मिला, 1954 से 1962 तक एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी काम चला, और 1962 के बाद ये प्रॉपर यूनियन टेरिटरी बन गई 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की। देखिए नागालैंड का स्टेट बना कब? तो नागालैंड का स्टेट बना 1963 में। 1963 में नागालैंड का स्टेट बनेगा। कौन से एक्ट के थ्रू बनेगा? तो यह स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, जो कि फोर्स में आया 1 दिसंबर 1963 को। आई होप नोट्स एंड रेफरेंसेस वाला सेक्शन आप देख रखे हैं। आसाम, अब देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो पूरा आपका इलाका था दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का, ये पूरा आसाम ही था। बाद में देखेंगे कि भैया इस आसाम से चिप कर करके काट काट के अलग अलग टेरिटरीज बनाई जाएंगी डिमांड्स के हिसाब से। तो भैया नागालैंड में काफी बवाल हो रहा था। जो नागा हिल्स का इलाका था, जो तुएन सांग का इलाका था, उसको आसाम से अलग कर दिया गया और उसको नागालैंड बना दिया गया। क्यों? क्योंकि नागालैंड की जो डोमिनेंट कमिटी थी नागास, वो काफी लड़ाई कर रहे थे। तो सरकार को समझ में आया कि ठीक है भाई, नागास के कल्चर के हिसाब से इनको एक अलग स्टेट दे देते हैं, इसमें हर्ष क्या है। और नागालैंड को हमारे इंडियन यूनियन का 16वां स्टेट बनाया गया, 16th स्टेट बनाया गया। शुरुआत में जब आसाम से इन इलाकों को अलग किया गया तो 1961 में टेम्पररी बेसिस पे इनको गवर्नर के अंदर रखा गया, और 1963 में तो पूरा पूरा नागालैंड आपका एग्जिस्टेंस में आ जाएगा एज अ स्टेट। तो यहां पे नागालैंड आपको 16वां स्टेट दिख रहा है दोस्तों। 15वां स्टेट कौन था? गुजरात। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बाद 14 स्टेट से 15वां आया गुजरात और 16वां आया आपका नागालैंड। ओके, अब हम देखेंगे भैया 17 स्टेट कौन सा? तो 17वां स्टेट होगा आपका हरियाणा। अब बात करेंगे 3 स्टेट्स की, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। लेफ्ट साइड पे आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा नक्शा दिख रहा है। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रही हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, कंगरा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। भैया बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर भी बना रहा है। इसी मैप में यहाँ पे आपको चंडीगढ़ नजर आ रहा है दोस्तों, नीचे की तरफ आपको हरियाणा नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको यही चंडीगढ़ इधर नजर आ रहा है। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कमाल, कैथल, फरीद, फतेहाबाद, जिंद, हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, रेवरी, महेंद्रनगर और सिरसा। ये भैया आपको हरियाणा के भी डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं दोस्तों, पूरा मैप दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ बवाल। 1966 की कहानी है दोस्तों। यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जो कि है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1966 से क्या हुआ? पहले तो ये बोला गया कि भाई स्टेट ऑफ पंजाब को तोड़ देंगे और इससे हरियाणा बनाएंगे और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बनाएंगे।
पंजाब में डिमांड उठ रही थी कि एक सिख होमलैंड होना चाहिए, एक पंजाबी सूबा होना चाहिए। यह डिमांड अकाली दल ने उठाई थी। उस समय पर अकाली दल की जो लीडरशिप थी वो थे मास्टर तारा सिंह। तो शाह कमीशन बैठाया गया। शाह कमीशन ने 1966 में रिपोर्ट दी कि भैया पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को मिला के पंजाब एक स्टेट बना सकते हैं, उसी तरीके से हिंदी स्पीकिंग एरियाज को मिला के हरियाणा बना सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत पहाड़ों वाला इलाका मिल बचेगा उस पहाड़े वाले इलाके को एक काम करिए हिमाचल प्रदेश से मिला दीजिए, क्योंकि उस समय तक आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं बना था। तो अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, 1966 में इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के थ्रू क्या हुआ ये देखेंगे। इसके थ्रू भैया 17वां स्टेट बना हरियाणा और बन गया आपका चंडीगढ़। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके साथ साथ और क्या हुआ, 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसमें पंजाब एक स्टेट था। यहां पे पंजाब स्टेट के अंदर बवाल क्या हुआ, कुछ लोग पंजाबी बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो ये बोला गया कि भाई हिंदी स्पीकिंग इलाके को अलग कर दो, तो हरियाणा को अलग कर दिया गया। पंजाबी स्पीकिंग लोगों को एक साथ कर दो, तो पंजाब तो पहले से ही बना हुआ है, और थोड़ा मोड़ा जो हिल का इलाका है उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जो यूनियन टेरिटरीज बनी थी 1956 में उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक यूनियन टेरिटरी थी। तो अब आप देखोगे जो स्टेट था पंजाब का, उस पंजाब में से एक स्टेट निकला हरियाणा, ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी निकली चंडीगढ़। तो हरियाणा हो जाएगा हमारा 17वां स्टेट। हरियाणा विल बी द 17th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, और एक यूनियन टेरिटरी निकल गई। ये यूनियन टेरिटरी क्या थी, चंडीगढ़ की थी। उसके जस्ट बाद ये सब हुआ आपका 1966 में। अभी हम बात करते हैं किसकी, अभी हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में क्या हुआ दोस्तों, जो यूनियन टेरिटरी थी ना हिमाचल प्रदेश की उसको बना दिया गया स्टेट, और वो भी 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ये हुआ कैसे, तो इसके लिए पास किया गया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। ये इफेक्ट में आया 25 जनवरी 1971 को। तो भैया हमारा 18वां स्टेट इंडियन यूनियन का कौन बना, वो बना आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले था एक यूनियन टेरिटरी। तो 1971 में 18th स्टेट ऑफ इंडिया बना हमारा हिमाचल प्रदेश। बड़ा सुंदर ही है हिमाचल प्रदेश का इलाका, पहाड़ी इलाका है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के। कौन कौन के 3 स्टेट्स है भाई, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये त्रिपुरा यहां नजर आ रहा है आपको, मणिपुर यह नजर आ रहा है इतना हिस्सा आपको, और मेघालय आपको इधर ये नजर आ रहा है। तीनों दिखा दिया मैंने आपको मैप पे। 1972 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जबरदस्त तरीके से बदलाव आएंगे। ये बदलाव कौन से एक्ट के थ्रू आएंगे, तो ये एक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, जो कि जनवरी 21, 1972 को आएगा पावर में। हुआ क्या कि पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थी, मणिपुर और त्रिपुरा। मैंने बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के बाद मणिपुर और त्रिपुरा 2 यूनियन टेरिटरीज थी। तो यहां पे हुआ क्या कि भाई मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को स्टेटहुड दी गई, और जो सब स्टेट था मेघालय का उसको भी स्टेटहुड दी गई। साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले बोला जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो देखिए क्या हुआ 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा जो कि पहले यूनियन टेरिटरीज थी वो बन जाएंगी स्टेट। मेघालय पहले एक सब स्टेट था उसको स्टेटहुड मिलेगा, और 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनेंगी जो कि होंगी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उस समय बोलते थे नेफा। तो भैया 21वां अब यहां पे देखेंगे जो हमारा 19वां स्टेट होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर विल बी द 19th स्टेट ऑफ इंडिया। मणिपुर के बाद आपका त्रिपुरा होगा 20th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और मेघालय होगा 25th स्टेट ऑफ इंडिया। ये रहा मेघालय। ओके, ये 3 स्टेट्स और बन गए आपके। मेघालय पहले से एक सब स्टेट था, एक पहले से ही ऑटोनॉमस स्टेट था। हुआ ये कि भाई ये सब जो घटना बता रहा हूं मैं स्टेट बनने की बता रहा हूं 1972 की। पहले ही 1969 में दोस्तों 1969 में एक 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया इन 1969। इस 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने मेघालय को एक सब स्टेट बना दिया, एक ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया। आसाम के स्टेट के अंदर जैसा खुद का एक लेजिस्लेचर होगा, खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। जो लेप थे मेघालय के वो इससे खुश नहीं हुए। मेघालय के लोगों ने बोला दुनिया भर के स्टेट्स को, दुनिया भर के इलाकों को स्टेटशिप मिल रही है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स बन रहे हैं, भाई हमें भी पूरा स्टेट बनाओ, ये सब स्टेट ऑटोनॉमस स्टेट का क्या चक्कर है। तो भाई 1972 में मेघालय को भी पूरा स्टेट बना दिया गया, और आसाम की टेरिटरी से मिजोरम और नेफा को निकाल के, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को निकाल के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम ये यूनियन टेरिटरी बन के निकलेंगे।
तो 19वां स्टेट, 20वां स्टेट, 21वां स्टेट कौन बना, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सिक्किम पे दोस्तों। सिक्किम की अपनी अलग ही कहानी, सिक्किम पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। यहां पे आपको नजर आ रहा है सिक्किम ऊपर की तरफ सीधे सीधे चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है। 1947 तक सिक्किम पे चोग्याल डायनेस्टी का राज था। चोग्याल एक प्रिंसली स्टेट था, ऑब्वियसली बात है आजादी से पहले प्रिंसली स्टेट्स का राज था भाई पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। अब भाई ब्रिटिश का राज खत्म हो गया और सिक्किम बन गया इंडिया का प्रोटेक्टोरेट। हालांकि सिक्किम को ये पसंद नहीं है कि उसको प्रोटेक्टोरेट बोला जाए, सॉरी भूटान को पसंद नहीं था प्रोटेक्टोरेट बोला जाए। सिक्किम तो शुरुआत में प्रोटेक्टोरेट बना और धीरे धीरे देखेंगे 1975 आते आते सिक्किम पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट बन गया। भूटान को बहुत सारे लोग प्रोटेक्टोरेट बोलते हैं, उसको पसंद नहीं प्रोटेक्टोरेट कहना। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई सिक्किम प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आपके डिफेंस का, आपके कम्युनिकेशंस का, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं। 1974 में सिक्किम के लोगों ने बोला हमको इंडिया के साथ पूरी तरीके से मिलना है और हमारी पार्लियामेंट ने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास किया। इस 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35 है दोस्तों याद रखिएगा। तो इस 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू एक अलग ही तरीके का स्टेट बनाया गया सिक्किम को और इसको बोला गया एसोसिएट स्टेट। अभी भी ये फुल फ्लेज स्टेट नहीं था दोस्तों, दिस वाज बेसिकली एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। और इस एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए एक नया आर्टिकल डालना पड़ा, आर्टिकल 2A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 10th शेड्यूल डालना पड़ा हमें अपने संविधान में। हालांकि अब ये 10वां शेड्यूल और ये आर्टिकल 2A अब रिपील हो चुके हैं और हमारे कंपटीशन के एग्जाम से किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के डेट में 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। 10th शेड्यूल पहले सिक्किम के लिए लाया गया था एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए, और जैसे ही सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाएगा 10th शेड्यूल और आर्टिकल 2A हट जाएगा दोस्तों। अब जब देखेंगे कि एसोसिएट बन गया सिक्किम, उसके बाद भी काफी बवाल हो रहा था, लोग चाह रहे थे कि पूरी तरीके से वो इंडिया में मिल जाएं। सिक्किम में रेफरेंडम हुआ 1975 में और उस रेफरेंडम में लोगों ने वोट डाला कि जो चोग्याल प्रिंसली स्टेट का इंस्टीट्यूशन है इसको हटाओ और सिक्किम पूरी तरीके से एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा इंडिया का। और उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बन गया, 22nd स्टेट। ये जो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ दोस्तों, इससे हमारे संविधान का पहला शेड्यूल और चौथा शेड्यूल बदला गया। बताइए पहला शेड्यूल में तो क्या है, मैंने आपको बताया दिया था, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चौथे शेड्यूल में इस 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू क्या बदला गया, और इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 371F जोड़ा गया। इस आर्टिकल 370F में वो स्पेशल प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू जो आर्टिकल 2A बनाया गया था और जो 10th शेड्यूल बनाया गया था सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए, वो भी एबॉलिश कर दिया गया। आगे आते हैं दोस्तों किस पे, आगे आएंगे भाई आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हमारे सामने अभी यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, ठीक है। गोवा की स्टेटहुड की अब बात करते हैं। गोवा के स्टेटहुड के बारे में तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। 1987 में 3 स्टेट्स बनेंगे। एक तो बनेगा मिजोरम। मिजोरम किसके थ्रू बनेगा, वो बनेगा स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के थ्रू। भाई नोट्स एंड रेफरेंसेस को देखिए। फिर अरुणाचल प्रदेश किसके थ्रू बनेगा, अरुणाचल प्रदेश बनेगा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के थ्रू। और गोवा किसके थ्रू बनेगा, गोवा बनेगा गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के थ्रू। तो भैया यहां पे आपको समझ में आएगा कि जो मिजोरम है, मिजोरम बनेगा हमारे देश का 23वां स्टेट, 23rd स्टेट। अरुणाचल प्रदेश बनेगा हमारे देश का 24वां स्टेट और गोवा बनेगा हमारे देश का 25वां स्टेट। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पे क्या हो रहा था दोस्तों, मिजोरम में काफी दिन से बवाल चल रहा था, ठीक है। तो पहले मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, फिर क्या हुआ कि एक मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ 1986 में। ये मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। ये मिजो नेशनल फ्रंट अपनी ऑटोनॉमस, अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, बहुत दिन से इंसर्जेंसी चल रही थी, काफी लोग मारे गए। एंड में मिजो नेशनल फ्रंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मिजोरम को हम अलग स्टेट बनाएंगे जिसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे, और इसके चलते मिजोरम को हमारे देश का 23वां स्टेट बनाया गया और इतनी लंबी चलने वाली इंसर्जेंसी फाइनली खत्म हुई दोस्तों। ओके, अरुणाचल प्रदेश 1972 से एक यूनियन टेरिटरी था, वो भी यहां पे स्टेट बनेगा। और स्टेट ऑफ गोवा कैसे बना ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर बाद में देखेंगे 3 बहुत ही नॉर्मल सी चीजें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में छत्तीसगढ़, यहां पे उत्तराखंड और झारखंड बनेंगे दोस्तों।
कैसे बनेंगे? तो छत्तीसगढ़ बनेगा दोस्तों मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के थ्रू। मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ निकाल दिया जाएगा। उत्तराखंड बनेगा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के थ्रू। उत्तर प्रदेश को 2 स्टेट में बांट दिया गया। और झारखंड बनेगा बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के थ्रू। ओके, तो ये भाई स्टेट्स बन गए। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ होगा 26वां स्टेट, उत्तराखंड होगा 27वां स्टेट, झारखंड होगा 28वां स्टेट। ओके, लिख देता हूं आपके लिए भाई। छत्तीसगढ़ हो गया आपका 26वां स्टेट, 26 स्टेट। उत्तराखंड हो गया आपका 27वां स्टेट, झारखंड हो गया आपका 28वां स्टेट। ओके, और फिर 29वां स्टेट बनेगा भाई तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होगा? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश मैंने पहले बताया आंध्र स्टेट बना पहले 1953 में। इस आंध्र स्टेट की जो पहले कैपिटल थी वो थी कुरनूल। इसका जो हाई कोर्ट था वो था गुंटूर में। बाद में देखेंगे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू होगा तो हैदराबाद स्टेट के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उसको इस आंध्र स्टेट से मिला दिया जाएगा और एक बड़ा आंध्र प्रदेश बनेगा जिसकी कैपिटल होगी हैदराबाद में। बाद में आप देखोगे दोस्तों इसी आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 से 2 अलग अलग स्टेट्स में तोड़ दिया जाएगा। एक होगा आंध्र प्रदेश और एक होगा तेलंगाना। तेलंगाना के पास हैदराबाद चला जाएगा और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी अमरावती। नेक्स्ट, ये तो भाई सबको ही पता है, आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव कर दिया गया है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। पहले था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, अब ये हो गया ऑर्डर 2019, जिसने बोला कि भैया हमारे संविधान के सारे प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। आर्टिकल 370 को एबॉलिश भले ही नहीं किया गया बट ये इनऑपरेटिव हो गया है। ओके, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए हैं 2019 में। इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने क्या किया, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया। एक यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर की, एक यूनियन टेरिटरी होगी लद्दाख। इसको मैंने कई बार समझा रखा है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को सरकार ने हटाया जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 से। और ये जो जगहों को बांटा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बांटा है, ये भाई बांटा गया है एक एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट को आर्टिकल 368 के अंदर नहीं किया गया है। इस एक्ट को एक नॉर्मल एक्ट की तरह पास किया गया सिंपल मेजॉरिटी से। इसके पीछे काफी बवाल भी हुआ बट फाइनली अब ये अलग हो चुके हैं। तो ये था इसका टॉपिक दोस्तों। फिर यहां पे कुछ और चीजें बताई गई हैं कि भाई समय समय पे नाम भी बदली किए गए। तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, पहले तमिलनाडु का नाम था मद्रास, पहले कर्नाटका का नाम था मैसूर, पहले लक्षद्वीप का नाम था लैक्काद्वीप, मिनी क्वाइन, अमनदीवी आइलैंड्स। पहले बोलते थे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब बोला जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये सब बोला गया दोस्तों 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। उत्तराखंड को पहले बोला जाता था उत्तरांचल और पुदुचेरी को पहले बोला जाता था पौंडीचेरी। और ओडिशा जो कि ODISHA है उसको पहले बोला जाता था ओडिशा, ORISSA। तो ये सारी काम की चीजें बता दी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों इसमें सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट थे, ज्यादातर फैक्ट ही हमने डिस्कस किए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसकी, सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप को ढंग से समझेंगे दोस्तों। अभी के लिए मैं वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।